नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका स्टडी एट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपवाह तंत्र को जानेंगे। अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों को हम देखेंगे। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा। चलिए, कह रहा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को है ना, इनके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ को जानेंगे। ठीक, भारत की प्रमुख नदियां को जानने हेतु समझे दो भागों में इसको बांटा गया है। समझे, पहला याद रखिएगा हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां अब हम देखेंगे हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी का विशेषता को जानेंगे। ठीक, पहले कह रहा है हिमालय नदी, ये क्या होता है? ये ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ग्लेशियर से निकलती है। सालों भर इसमें पानी रहेगा। हिमालयन नदी में क्या रहेगा? सालों भर इसमें पानी रहेगा। उसके बाद कह रहा ये वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। वर्षा पर ये निर्भर नहीं करता। गहराई इसमें ज्यादा होगा, तेज बहाव होगा और भी आकार की क्या बनाएगी? तो घाटियां बनाएगी। तो ये हो गया आपका हिमालयन नदी का विशेषता। इनके अंतर्गत, हिमालयन नदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र। तो ये होगा आपका हिमालयन नदी। ठीक, अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को हम दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, दूसरा हो गया आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां है उसको हम जानते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए पहले हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां है उनके बारे में। साबरमती नदी किधर गिरेगा? तो अरब सागर में गिरेगा। माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब नदियां जो प्रमुख है ये कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। उसके बाद है मांडवी नदी, ज्वारी नदी। मांडवी नदी, ज्वारी नदी। उसके बाद है शरावती नदी और पेरियार नदी। ये सब नदियां प्रमुख नदियां हो गया जो आपको कहाँ गिरेगी? तो ये सब अरब सागर में ये गिरेगी। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली प्रमुख नदियां को देखेंगे। याद रखिएगा, गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया, इसके अलावा हुगली नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, बैतरनी नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया और बोगई नदी। ये सब नदियां जो है ये कहाँ अपना जल विसर्जित करेगी? तो बे ऑफ बंगाल में करेगी। बे ऑफ बंगाल में करेगी। तो हम लोग क्या देखें? हिमालयन नदी के बारे में जान गए और प्रायद्वीपीय नदी के बारे में जान गए। ठीक, प्रायद्वीपीय जो नदियां है ये जो है ना, तो क्या करती है? तो वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा पर निर्भर करती है और इसमें सालों भर पानी नहीं रहता। सालों भर इसमें पानी नहीं रहता है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें हिमालयन नदी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को जानेंगे और सिंधु नदी के जो प्रमुख सहायक नदी है उनके बारे में जानेंगे। चलिए, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है देखिएगा, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तो सिंघी खम्मन कहा जाता है। सिंधु नदी को हम तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंघी खम्मन कहते हैं। सिंघी खम्मन का अर्थ क्या होता है? शेर का मुख। शेर का मुख। चलिए उसके बाद कह रहा है सिंधु नदी का प्राचीनतम नाम या ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सप्त सैंधव। सिंधु नदी का प्राचीनतम नाम या ऋग्वैदिक नाम क्या है? सप्त सैंधव है। इनका टोटल लंबाई पूछेगा तो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इनका लंबाई कितना है? तो 1114 किलोमीटर है। भारत में यदि इनका लंबाई पूछ देगा तो कितना है? 1114 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या? सिंधु नदी भारत में लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच दम चौक के पास ये प्रवेश करती है। भारत में कह रहा है तो भारत में कौन दो श्रेणियों के बीच से बहती है? तो एक तरफ हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, दूसरी तरफ दम दम सॉरी लद्दाख श्रेणी, और दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा? जास्कर श्रेणी के मध्य से बहेगी, मध्य से बहेगी। और ये भारत में लद्दाख का एक जगह है उसका नाम क्या है? दम चौक। कौन सा जगह? दम चौक। दम चौक अर्थात लद्दाख में ये क्या करेगी? प्रवेश ये करती है, प्रवेश करती है।
चलिए उसके बाद देखेंगे क्या, सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है ये कहाँ से निकलती है, तो बोखरचू ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर से निकलेगी, बोखरचू ग्लेशियर। अर्थात आप बोल सकते हैं कैलाश पर्वत के पास से, मानसरोवर झील के निकट से बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है सिंधु नदी। अब इसके बारे में देखिएगा, ये अपना मुहाना अर्थात आप बोल सकते हैं ये अपना जल विसर्जन विसर्जन अंतिम रूप से ये कहाँ करेगा, तो याद रखिएगा अरब सागर में, कराची पाकिस्तान के पास ये अपना जल विसर्जन अरब सागर में करती है। चलिए आगे हम देखेंगे सिंधु नदी। कह रहा है सिंधु नदी दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। किसके पास, तो दर्दिस्तान के पास। सिंधु नदी दर्दिस्तान के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। अब हम देखेंगे सिंधु नदी की दाईं ओर से, किस ओर से, दाईं ओर से। अर्थात हम कह सकते हैं सिंधु नदी प्रवाह किस ओर हो रहा है, तो पूरब से पश्चिम की ओर ये प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे यदि बह रहा है तो दायां कौन हो जाएगा, इधर से दायां से, समझे, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा स्वेक नदी है, नुब्रा नदी है, गिलगित नदी है, काबुल नदी है, कुरम नदी है और गोमल नदी है। ये सब सिंधु नदी के दाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे बाईं ओर से। बाईं ओर से बोले तो इस ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सा है, तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और ये आपका सतलज हो गया। ये हो गया सतलज हो गया। तो ये जो है सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां है, जिसके बारे में आज हम सिर्फ सिंधु नदी और इनकी सहायक नदी में देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बितस्ता नदी। कौन सा नदी है, इसका बितस्ता नदी है। समझे, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता नदी। ठीक, चलिए अब देखिएगा झेलम नदी या बितस्ता नदी के, समझे, नदी पर ही एक युद्ध लड़ा जाता है। जब आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो 326 बीसी में, 326 बीसी में, समझे, सिकंदर ये भारत पर आक्रमण करता है। कौन करता है, सिकंदर। ठीक, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और इन्होंने एक युद्ध लड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड का युद्ध। ये किनके किनके बीच में होता है, सिकंदर और पंजाब और कश्मीर का एक शासक रहता है, उनका नाम क्या रहता है, राजा पोरस। तो आप बोल सकते हैं कि जो हाइड स्पीच का युद्ध हुआ लड़ा था किस नदी के तट पर, तो झेलम नदी या बितस्ता नदी। इसको झेलम का भी युद्ध कहते हैं और इसको बितस्ता का भी आप युद्ध कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, अस्कनी है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा है। और सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो शत्रुधि है। क्या नाम है, शत्रुधि। हमने यहाँ पर देखे थे सिंधु नदी। सिंधु नदी के प्राचीन नाम क्या है, सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम है सप्त सैंधव। क्या नाम है, सप्त सैंधव नदी। ठीक, नदी है। तो कभी कभी आपको ये डायरेक्ट प्राचीन नाम या इसी को आप बोल सकते हैं रिंग वैदिक नाम भी पूछता है एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, ये देखिए, चलिए ये आप देख रहे हैं, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से कौन सी नदी निकल रहा है, तो सिंधु नदी निकल रहा है मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास से। ठीक, किस ओर ये बह रहा है, तो याद रखिएगा पश्चिम की दिशा में ये बह रहा है, पश्चिम की दिशा में ये बह रहा है। तो इनका बोल रहा है सहायक नदी जो हमने ऊपर देखा था, समझे, कौन कौन नदी है, तो स्वेक नदी है, नुब्रा नदी है, तो ये किस ओर से मिलेगा, तो दाहिनी ओर से। ठीक, गिलगित नदी है, उसके बाद काबुल नदी है, कुरम नदी है और गोमल नदी है।
समझे, ये सब जो है दाहिने ओर से मिलने वाली इनका प्रमुख नदियां है। उसके बाद हम देखेंगे बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन नदी है, तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और ये सतलज है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सिंधु नदी के प्रमुख नदियां है जो बाईं तरफ से किस में मिलती है, तो सिंधु नदी में ये मिल जाता है। ठीक, सिंधु नदी में ये मिल जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सिंधु के जो पंच सहायक नदी है, पंच सहायक नदियों में से एक नदी जो होता है क्या नाम है, ब्यास नदी। ब्यास नदी ये भारत से ही निकलती है और भारत में ये का क्या करता है, तो ये आपको सतलज नदी में मिल जाता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु के निम्न सहायक नदियों में से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भारत से निकलती है और भारत में ही क्या होती है, दूसरे नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा ये ब्यास नदी है। कौन सी नदी है, तो ये आपका ब्यास नदी हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे क्या, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता किसके किसके मध्य में होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। कब होगा, तो 1960 में होगा, 1960 में होगा। चलिए इसमें कह रहा है क्या, सिंधु जो जल समझौता हुआ था तो इसमें क्या प्रमुख बात थे, तो याद रखिएगा सिंधु नदी, झेलम नदी और चीनाब नदी, ये जो तीन नदियां हैं इसका जो 80% पानी है कौन यूज करेगा, तो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा, तो भारत यूज करेगा। उसके बाद हम देखेंगे रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ये नदियों का जो 80% पानी है कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा, जबकि 20% पानी कौन यूज करेगा, तो ये आपका पाकिस्तान यूज करेगा। अभी वर्तमान में सिंधु जल समझौता अभी खत्म हो गया है, समझे। आंशिक रूप से आप बोल सकते हैं। झेलम नदी, समझे ये क्या है, तो सिंधु के प्रमुख नदियां हैं। ठीक, झेलम नदी, इनका प्राचीनतम नाम क्या है, तो बितास्ता। झेलम का प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक नाम क्या है, बितास्ता नदी। ठीक, इनका टोटल लंबाई कितना है, तो 725 किलोमीटर है, जबकि भारत में इनका लंबाई कितना है, 400 किलोमीटर है। ठीक, 400 किलोमीटर है। उद्गम स्थान अर्थात कहाँ से ये निकलता है, तो पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी के गिरिपद में कौन सा, बेरीनाग, कौन सी झरना से, तो बेरीनाग झरना के निकट से शेषनाग झील से ये निकलता है। किससे निकलेगा, तो शेषनाग झील बेरीनाग झरने के पास किस श्रेणी से, तो पीर पंजाल श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से निकलती है, तो पीर पंजाल श्रेणी से निकलता है। ये अपना जल विसर्जन कहाँ करेगा, तो चीनाब नदी में। किस नदी में करेगा, चीनाब नदी में, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान में चीनाब नदी में ये अपना जल विसर्जन करेगा। चलिए उसमें हमने आपको क्या बताया था, हाइड स्पीच का यूज कब हुआ था, तो 326 BC में किसके किसके मध्य में हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। और क्या हुआ था, राजा पोरस पराजित हो गया था और क्या बोलते हैं, सिकंदर का अधीनता ये स्वीकार लिए थे। चलिए आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि गहरी घाटी, कह रहा है क्या, गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसे क्या बोलते हैं, बासमंगलम घाटी कहते हैं। कौन सा घाटी कहते हैं, बासमंगलम घाटी कहते हैं। ठीक, जो आप झेलम नदी है, झेलम नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करेगी, अर्थात झेलम नदी जो है गहरी घाटी का निर्माण करती है और उसको हम क्या कहते हैं, उस गहरी घाटी को हम क्या कहते हैं, बासमंगलम घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बासमंगलम घाटी कहते हैं। ठीक, बासमंगलम घाटी कहते हैं। ठीक, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा एग्जामिनर कि जो श्रीनगर शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा यह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, उसके बाद है मंगला डैम। मंगला डैम कहाँ है, पाकिस्तान में है, किस नदी के तट पर है, तो ये झेलम नदी के तट पर है। तुलबुल परियोजना व उरी परियोजना ये कहाँ पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में, किस नदी के तट पर ये बनाया गया है, तो झेलम नदी के तट पर। कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना व उरी परियोजना। उरी परियोजना किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर है, समझो। उसके बाद कह रहा है किशन गंगा, झेलम की सहायक नदी कौन सा है, तो किशन गंगा है। कौन सी है, किशन गंगा है। और किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे चीनाब नदी। कौन सी नदी, चीनाब नदी।
चिनाब नदी का उद्गम स्थान देखिएगा तो ये कहाँ से निकलता है, बारालाचा दर्रा से, बारालाचा दर्रा से। ठीक, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा, कौन सा भागा, चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, चंद्रभागा कहा जाता है। और चंद्रभागा कैसी शब्द है, तो ये संस्कृत शब्द है। ठीक, भारत में इसका लंबाई कितना है, तो 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर चिनाब नदी का भारत में लंबाई पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 960 किलोमीटर। ठीक, इनका प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक नाम क्या है, अस्कनी। चिनाब को क्या कहते हैं, अस्कनी कहते हैं। बहाव क्षेत्र में देखिएगा, भारत और पाकिस्तान में ये सिर्फ बहती है, भारत और पाकिस्तान में बहती है, समझे। निर्माण देखिएगा, बारालाचा दर्रा के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक नदियों से के मिलने से, समझे। अब देखिएगा यहाँ पर आप फिगर के से समझिएगा। ठीक, एक हो गया आपका चंद्रताल झील, दूसरा हो गया सूर्यताल झील, चंद्रताल झील और सूर्यताल झील। सूर्यताल झील से एक नदी निकलती है, कौन सा नदी, भागा नदी, कौन सा नदी, भागा नदी। चंद्रताल से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, तो चंद्र नदी, कौन सा नदी, चंद्र नदी। तो ये दोनों जब मिलती है, मिलने के बाद ही किसका निर्माण होता है, तो चिनाब नदी। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन दो नदियों के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा भागा नदी और चंद्र नदी, भागा नदी और चंद्र नदी। इन्हीं के संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं, चिनाब नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिनाब नदी कहते हैं। इतना समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं। चिनाब नदी के सहायक नदी झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, समझे। उसके बाद हम देखेंगे इस पर कौन कौन सा परियोजना है। तो ये परियोजना भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। बगलिहार परियोजना, सलाला परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, ये सब किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है शेषनाग झील, बेरी नाग झील, नागिन झील, ये सब कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कौन कौन, शेषनाग, बेरीनाग, नागिन झील और बुलर झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। चलिए आगे हम देखेंगे, आगे कह रहा है, देखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी का अन्य नाम। अब हम देखेंगे चिनाब नदी का अन्य नाम। ठीक, ऋग्वेद में इसको क्या कहा जाता था, तो अस्कनी, किस नाम से जानते थे, अस्कनी। अथर्ववेद में इसको किस नाम से जानते थे, तो कृष्ण नदी। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, चंद्रभागा, चंद्रभागा। ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, तो अस्केनस, क्या बोलते हैं, अस्केनस। इसको ग्रीक में, अर्थात आप बोल सकते हैं चिनाब नदी को ग्रीक शब्द क्या, चिनाब नदी को ग्रीक में हम क्या कहते थे, अस्केनस कहते हैं, अस्केनस कहते हैं। ठीक, दुनिया की सबसे ऊंची आर्क ब्रिज किस नदी पर इसका निर्माण है, तो ये चिनाब नदी पर। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण हुआ है किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर हुआ है। अब हम देखेंगे रावी नदी। रावी नदी के बारे में देखिएगा, रावी नदी प्राचीन नाम क्या है इनका, परुष्णी नदी। संस्कृत नाम क्या है, तो इरावती नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी और संस्कृत नाम क्या है, इरावती नदी। उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है, तो बृहद हिमालय के कांगड़ा जिला में रोहतांग, रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है। ठीक, रावी नदी कहाँ से निकलेगा, किस दर्रा, तो रोहतांग दर्रा। किस हिमालय से, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही हम क्या कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। कौन सा जिला, कांगड़ा जिला। कौन सी जिला, कांगड़ा जिला। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है ये चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी में प्रवाहित होती है, तो चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। और ये अपना जल विसर्जन कहाँ करेगा, तो पाकिस्तान में चिनाब नदी में ये अपना जल को क्या करता है, विसर्जित करता है। ठीक, इनका टोटल लंबाई पूछेगा तो 720 किलोमीटर है, जबकि भारत में इनका लंबाई कितना है, तो 158 किलोमीटर है। ठीक, रावी नदी पर प्रमुख रूप से कौन कौन सा परियोजना है, तो चमेरा परियोजना है और रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, समझे, जिसको हम बोलते हैं थीन बांध बोलते हैं। ये किस नदी पर बना हुआ है, तो रावी नदी पर है। चलिए आगे हम देखेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी इनका
उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। किस कुंड से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। कौन सी दर्रा? तो रोहतांग दर्रा। ठीक, यह पूर्णतः पूर्णतः बोले कहाँ बहती है? तो भारत में, भारत में ही बहती है, समझे। पूर्णतः पूछेगा तो भारत में। ठीक, उसके बाद इनका प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा, समझे। यह कुल्लू घाटी, कौन से घाटी? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि यह होशियारपुर पंजाब के ततवारा नामक स्थान पर मैदानी भाग में क्या करता है? ये प्रवेश करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ब्यास नदी है तो मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करेगा? तो पंजाब में। पंजाब में किस स्थान पर? तो ततवारा नामक, कौन से स्थान? ततवारा नामक स्थान पर ये कहाँ प्रवेश करता है? तो मैदानी भाग में प्रवेश करता है। ठीक, ये ब्यास नदी अपना जल विसर्जन करेगा, कहाँ करेगा? तो याद रखिएगा, हरिके नामक स्थान पंजाब में, समझे। सतलुज नदी में ये अपना जल को क्या करता है? विसर्जित करता है। ठीक, अब देखिए ब्यास नदी पर कौन कौन से बांध हैं? तो याद रखिएगा हरिके बांध, समझे। हरिके बैराज ब्यास और सतलज दोनों नदी पर है। ठीक, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, समझे। उसके बाद कह रहा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर। ठीक, इंदिरा गांधी नहर, ये जो इंदिरा गांधी नहर है तो ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों को क्या है? तो ये संगम, यानी कि दोनों के संगम पर ये बना हुआ है। ठीक, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर है। इनका निर्माण कब होता है? 1958 में होता है। इनका टोटल लंबाई पूछेगा कितना है? तो 649 किलोमीटर है। सर्वाधिक किस राज्य में इसका लंबाई है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक राजस्थान में इसका लंबाई है। ठीक, सर्वाधिक राजस्थान में इसका लंबाई है। अगला हम देखेंगे सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो शत्रुदी। क्या नाम है? शत्रुदी है। ठीक, उद्गम स्थान पूछेगा तो राक्षस ताल झील तिब्बत से ये निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? तो राक्षस ताल झील तिब्बत से निकलती है। टोटल लंबाई कितना है? तो 1450 किलोमीटर है। भारत में इसका लंबाई पूछेगा तो 1050 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लॉन्ग चेन खम्बाब, लॉन्ग चेन खम्बाब के नाम से जानते हैं। भारत में ये प्रवेश कहाँ करेगा? तो शिव किला दर्रा से, शिव किला दर्रा से ये हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। ठीक, प्रवाह क्षेत्र देखिएगा तो प्रवाह क्षेत्र का मतलब है कि कितने देशों से होकर ये प्रभावित होती है? तो 3 देश हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक, ये अपना जल विसर्जन कहाँ करेगा? तो चिनाब नदी में पाकिस्तान के पास ये अपना जल विसर्जन करेगा। ठीक, अगला हम देखेंगे नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बना है। और नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, ये कहाँ है? तो हिमाचल और पंजाब के सीमा पर है। और किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर ये बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़ाई करिएगा। टेक केयर, नमस्ते। चलिए, ये जो सेशन था आज का, जो आज का सेशन था, इसके अलावा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमने आपको लेक्चर दिया, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था। भारत की प्रमुख नदियाँ का लेक्चर ये फर्स्ट था। इसके अलावा आपको क्या करना है? तो बाबू ये ध्यान में रख लो और लिख लेना, समझे। इसके अलावा यदि आप लेक्चर सुन लिए हैं तो लेक्चर के अलावा PYQ, PYQ, ठीक, PYQ लगाना है। ये सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है? PYQ। लेक्चर तो हम आपको दे ही रहे हैं, टाइम टाइम पर लेक्चर के अलावा आप, जैसे मैं आज हम आपको क्या पढ़ाएं? सिंधु नदी पढ़ाएं, झेलम पढ़ाएं, रावी पढ़ाएं, ब्यास पढ़ाएं, सतलज पढ़ाएं। ये सब नदियाँ के क्या करना है? PYQ लगाना है। ये यदि आपको सक्सेस होना है तो PYQ, किसी भी एग्जाम का PYQ
टॉपिक निकाल लीजिए, टॉपिक में होगा भारत की अफवाह तंत्र, वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है, PYQ लगाना ही लगाना है, समझे। पढ़िए कम लेकिन PYQ ज़्यादा लगाइए। अब जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो उसको क्या करना है, घेरना है। मान के हमको 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है और इसमें हमको डाउट है तो क्या करेंगे, इसको घेर के रखेंगे और जब रिवीजन करेंगे तो इसको क्या करना है, इसको बार बार देखना है ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी याद हो जाए। ऑप्शन नंबर ए ये लिखा हुआ है, ऑप्शन डी ये लिखा हुआ, ऑप्शन सी इसका क्या है, सही करेक्ट आंसर है। तो याद करने और पढ़ने का सबसे मोस्ट मोस्ट फंडा क्या है, आपको पहले थ्योरी को देखना है। थ्योरी देखने के साथ साथ आपको PYQ लगाना है। क्या लगाना है, PYQ लगाना है, या किसी का भी PYQ हो, लुसेंट हो, घटना चक्र हो, इसके अलावा जो दृष्टि हो, किसी का भी हो, PYQ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, PYQ। यदि जल्दी सक्सेस होना है तो PYQ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं लगाइएगा तो पढ़ाने थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा बाबू। थ्योरी क्या है, तो थ्योरी आपका बेसिक है, समझे। थ्योरी क्या है, तो बेसिक है। PYQ लगाने से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से कैसे घुमा के पूछा जाता है, समझे। तो